जीवन अपने सिर पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। वो चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जीवन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में किसी ने काली दीवार खड़ी कर दी हो। वो जितना सोचता उतनी तकलीफ होती। बूढ़े ने जीवन को ऐसे परेशान देखा तो चैतन्य से पूछा, क्या छोटे मास्टर अभी तक ठीक नहीं? क्या अमृत का असर बेकार हो गया? क्या मूर्खता भरी बात कर रहे हो? अमृत का असर पूरा है, मैं देख सकता हूँ कि उसका दिमाग और शरीर पूरी तरह ठीक है। बिग मास्टर, मुझे जीवन की चिंता है। अगर उनके जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी यंग ट्रेनीज का क्या होगा? हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। बूढ़ा असल में एक टीचर था जो अघोरी फैमिली के बच्चों को ट्रेनिंग देने के साथ उनकी एजुकेशन को भी देखता था। चैतन्य, जिसके पास हर इनविजिबल पावर को देखने की शक्ति थी, बूढ़े टीचर की चिंता पर खुश हुआ। अभी फिलहाल उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स को कह दो कि हर समय चौकन्ने रहें, कोई भी बिना इजाजत कमरे में दाखिल ना हो। ध्यान रहे, जीवन को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस मामले को ठीक से सॉल्व किया जाए। ऐसा ही होगा। चैतन्य ने जीवन की ओर देखा और वहां मौजूद लोगों से कहा, जीवन के जागने के बाद उसे बता दिया जाए कि उसके साथ क्या हुआ है। इतना कहकर चैतन्य रायचंद वहां से निकल गया। बाहर खड़ा होकर वो आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करने लगा। चैतन्य रायचंद ने अपने झुर्रीदार ठोड़ी पर उंगलियां रखी और हवा में कुछ छोड़ दिया। चैतन्य रायचंद सोचता है, ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कबीले की सुरक्षा में सेंध लगाकर कोई आया और जीवन को अधमरा कर गायब हो गया? ये जरूर किसी अनहोनी की शुरुआत है। जीवन के साथ जो हुआ वो कबीले के लिए शर्म की बात थी। गायत्री को जब इस बात का पता चला, वो नागिन की तरह फुंकार उठी। एक लूजर की तरह अपनी फैमिली के माथे पर कलंक लगा दिया इस लड़के ने। हमारे कुल के गौरव को मटियामेट कर दिया। गायत्री की भयानक आवाज से वहां मौजूद हर आदमी डर गया। गायत्री ने अपने जासूसों को इस केस में लगा दिया। अघोरी कबीले के आसपास भूत और राक्षसों की एक मजबूत चेन अपनी प्लानिंग में थी। डरावनी आवाजों के साथ अगले हमले के लिए खुद को तैयार करते राक्षसों की जीभ से जैसे खून टपक रहा था। गायत्री को हवा में गंध महसूस हुई। वो अपने हथियार को मुट्ठी में कसते हुए बुदबुदाई, हमले के लिए तैयार हैं हम। अदिति को टफ ट्रेनिंग के लिए रेडी करना होगा। आदित्य अपने आंगन में अपनी एक्सरसाइज मशीनों के साथ एक्सरसाइज में बिजी था। उसके शेड्यूल में अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पर फोकस करना मेन था। हालांकि उसे इन मशीनों को मंगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आदित्य एक्सरसाइज के बाद एक डायरी में कुछ लिखने लगा। मुझे यह काफी अजीब लग रहा है कि मैं 2 जन्मों को एक साथ याद रख पा रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने नॉवेल में इन ओझाओं की पावर और टेक्निक को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आदित्य अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखकर खड़ा हो गया और खुद से बोला, इस जगह पर ऐसी बहुत सी कीमती चीजें हैं जिनका यूज कर मैं काफी फायदा उठा सकता हूँ। मुझे यकीन है यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। आदित्य अपने कपड़े बदलने के लिए उठा और अपनी डायरी को बंद कर दिया। वो खुद से बोला, भले ही मुझ में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मेरी रैंक अभी भी काफी नीचे है। मुझे अपनी रैंक सुधारनी होगी। एक्सॉर्सिस्ट की 5 रैंक्स थीं जो अपनी योग्यता के हिसाब से बटी थीं। अघोरी कबीला श्रेष्ठता के हिसाब से टॉप 5 रैंक पर था। आदित्य को इसी कबीले के इस रैंक से ऊपर जाना था। वो अपने जूते पहन रूम से बाहर निकला और जिप्पी को आवाज दी, जिप्पी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? जिप्पी कूदते हुए आदित्य के पैरों में लेट गई। वो आदित्य से कुछ कह रही थी। समझ गया, मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊंगा, प्रॉमिस। जिप्पी अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। आदित्य ने उसकी पीठ को सहलाया और वहां से मार्केट की ओर चल पड़ा। मुझे किसी भी हमले से बचने के लिए आंखों को अलर्ट रखना होगा। हो सकता है मेरे साथ धोखा हो। आदित्य आगे बढ़ रहा था और अपने पिछले जन्म को याद कर हंस रहा था। आदित्य खुद से ही बातें करते हुए सड़क पर चलने लगा। कभी सोचा नहीं था कि जिन फैंटेसी हीरोज का मैं दीवाना था, एक दिन खुद ही वैसा बन जाऊंगा। काश यहाँ मेरे पिछले जन्म के फ्रेंड्स भी होते। खैर, मुझे इस समय खुद को मजबूत करना है। आदित्य पैदल चल रहा था। वो देख रहा था कि अघोरी कबीले के कुछ अमीर लोग हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये टेक्नोलॉजी गहन प्रैक्टिस से मिलती है। ये रहस्यमयी दुनिया और इसका रहस्यमयी बाजार, अजीब लोग, अजीब बातें। थोड़ी देर बाद आदित्य कबीले के नीचे बसे एक बाजार में था। वो मेन गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को देख बुदबुदाया, लोअर रैंक के एग्जॉर्सिस्ट, बेचारे। आदित्य उनके पास पहुंचा तो दोनों गार्ड्स चौंक गए। उनके सामने सफेद बालों वाला एक लड़का खड़ा था जो मास्टर्स की फैमिली का मेंबर था, लेकिन उन्होंने आदित्य को पहले कभी नहीं देखा था।
इसके बाद भी वो लापरवाही नहीं कर सकते थे। दोनों ने आदित्य को तुरंत सैल्यूट किया। आपका स्वागत है मास्टर। हम आपकी सेफ्टी के लिए अलर्ट हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे बस कुछ जरूरी सामान खरीदना है। आप अपना काम करो। लेकिन हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। यहाँ कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी, मेरे सिक्योरिटी गार्ड मुझ पर नजर रखे हैं। आप रिलैक्स रहें। ये सुनकर गार्ड्स रिलैक्स हो गए और आदित्य से बोले, ठीक है मास्टर, लेकिन अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो हमें बेझिझक कहें। आदित्य मार्केट के अंदर चला गया। शेड से ढके इस बाजार में सब कुछ था, नॉर्मल दुनिया से लेकर मिस्टीरियस दुनिया तक की हर चीज। कैसी भूल भुलैया है ये। बाजार के नाम पर अजीब सा तमाशा, पुराने जंग लगे हथियार और नक्काशी किए उपकरण। आदित्य एक दुकान पर जाकर रुक गया। दुकान के सामने भीड़ लगी थी और शोर था। आदित्य को दुकानदार की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कोई स्कीम बोल रहा था। 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, स्पेशल मौका है, छूट न जाए। देखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। एक रद्दी चीज के बदले लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे हो। हाँ? आदित्य आगे बढ़ गया। वो कुछ दूर चला तो एक बोर्ड पर कुछ लिखा देख रुककर पढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखें नीली हो गईं और नीलम की तरह चमकने लगीं। ओ, मेरी आंख की पावर और बढ़ गई। मैं जमीन के नीचे भी देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। हाँ। आदित्य खुशी से झूम रहा था कि तभी उसे एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया, जिसे देख आदित्य चौंक गया। कौन था ये आदमी और बाजार में उसे क्या खास दिखने वाला था? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।